हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ टर्म्स रह जाते हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं अभी तक कौन कौन से टर्म्स आपने डिस्कस कर लिए हैं और नए जो टर्म्स है वो आपके पास कौन कौन से आज आएंगे। चलिए, ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास रह जाते हैं, जैसे जिसमें आता है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जीनोटाइप है, फेनोटाइप है, मोनोहाइब्रिड है और डाइहाइब्रिड है। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है। जैसे कि डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। डोमिनेंट का क्या मतलब हुआ? प्रभावी हुआ। और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। ठीक है। अब प्रभावी अप्रभावी से आप क्या समझे? प्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव दिखा सकता है, जो अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है, या अगर हम अपनी साधारण भाषा में कहें तो जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि हाइट की हम बात कर रहे हैं, और हाइट में एक टॉल हाइट है, एक ड्वार्फ हाइट है। ठीक है। टॉल यानी कि लंबाई की हम बात कर रहे हैं, और ड्वार्फ यानी कि जो बौनापन है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आती है? दो हाइट आती हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि इनके लिए एलील क्या देखे थे हमने? कैपिटल टी देखा था, और एक स्मॉल टी देखा था। एक बीच की कंडीशन थी, वो थी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये एलील भी हमने देखा था। ठीक है। हमने कहा था ये दोनों एलील डिफरेंट ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर एक ऐसा प्लांट जिसमें जो एलील हैं या जो जीन पेयर हैं वो इस टाइप के हैं, तो उसका कैरेक्टर क्या होगा? क्वेश्चन ये था कि उसका कैरेक्टर क्या होगा, ये टॉल होगा या ये ड्वार्फ होगा। हमने कहा डिपेंड करता है कि कौन सा एलील यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, कौन सा एलील यहाँ पे ज्यादा प्रभावी है, कौन सा एलील अपने कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है। तो वही उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे डोमिनेंट मानेंगे। तो कैपिटल टी जो हमारा आता है यहाँ पर, हमने कहा वो लंबाई के लिए है, स्मॉल टी लंबाई के लिए है। जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुए तो देखा गया ऐसे पौधे जिनमें हाइट का जो जीन पेयर था या जो हाइट के जो एलील थे वो इस प्रकार के थे। कैसे थे? क्या हमने इसे कहा था? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। इस कंडीशन को क्या कहा था? हेटेरोजाइगस कहा था। ठीक है। हेटेरोजाइगस कहा था। ठीक है। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर हमने कहा कि कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि अगर यहाँ पे लंबाई का गुण आए, इसका मतलब हुआ कि ये जो एलील है ये डोमिनेंट है, ये प्रभावी है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर डॉर्फनेस का कैरेक्टर आए, इसका मतलब ये ज्यादा क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पे डोमिनेंट है, या ये प्रभावी है। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट हुए तो देखा गया कि ऐसे पौधे जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में हाइट के जीन्स थे या फिर हाइट के जो एलील थे वो प्रेजेंट थे, और उसमें जब देखा गया कि कैरेक्टर कौन सा आया है या ट्रेट कौन सा आया है, हाइट का कौन सा ट्रेट आया है, आपने कहा टॉल। ऐसे में देखा गया कि ऐसे पौधे जिसमें हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और उसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है वो कैसा हुआ है? टॉल, यानी कि जो लंबाई का गुण है वो देखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि लंबाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी यहाँ पर क्या था? डोमिनेंट था, प्रभावी था, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और अगर जो एलील यहाँ पर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हमने क्या कहा था? रिसेसिव कहा था या अप्रभावी कहा था। ठीक है। तो स्मॉल टी यहाँ पर क्या है? आपने कहा रिसेसिव है या अप्रभावी है। ठीक है। बेसिक चीजें समझ लीजिए, आपको और अच्छे से जो चीजें समझनी है वो आगे समझनी है जब आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे लॉ के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप
रिलेटेड है जीन से और फिनोटाइप रिलेटेड है फिजिकल अपीयरेंस से। ठीक है, कैसे? फिर से सेम एग्जांपल देखते हैं। आपने कहा एक हमारे पास जो एलील आए हैं वो है कैपिटल टी, एक आया है स्मॉल टी, एक आया है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमने कहा ये कैसा प्लांट है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है और ये टॉल है। क्लियर है यहाँ पे? अब हमने कहा कि अगर हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देखें, हमने क्या किया, हमने देखा किसी चीज को और हमने जिस तरीके से हमने देखा हमने इस प्रकार से लिख लिया है। हमने क्या बोला कि ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये क्या है, बौना पौधा है। अगर हम जीन्स की स्थिति के आधार पर देखें तो हमने कहा अगर हम जीन्स के आधार पर देखें तो हमने कहा कि ये कैसा टॉल है, प्योर टॉल है, यानी कि शुद्ध लंबा है, क्योंकि कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में है। क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये कैसा टॉल है, प्योर टॉल है। आपने कहा क्योंकि ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये कैसा टॉल होगा, हमने कहा ये हाइब्रिड टॉल होगा, यानी कि संकरित लंबा है। अब अगर हम देखें फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे तो हमें तो दो पौधे लंबे दिखाई दिए, एक बौना पौधा दिखाई दिया। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं फिनोटाइप, आपसे रेशियो पूछे जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है कि आपने देखा पौधे फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे और उसके आधार पर आपने क्या किया है, वहां पर बताया है कि पौधा लंबा है या पौधा बौना है। ठीक है, एक आता है जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो आता है जब जीन्स की स्थिति के आधार पर आप देखते हैं। तो अगर इसके लिए आप रेशियो बनाएंगे तो आप कैसा रेशियो बनाएंगे, अगर हमने कहा कि हम रेशियो बना रहे हैं तो रेशियो में अगर आप फेनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो हम क्लियरली बोलेंगे कि दो लंबे हैं, एक कैसा है, बौना है। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, जीन्स की स्थिति के आधार पर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे एक तो प्योर टॉल है, एक प्योर ड्वार्फ है, एक हाइब्रिड टॉल है। तो टॉल है जो पौधा, जो लंबा पौधा है वो प्योर है या हाइब्रिड है, हमें कैसे पता चला, हमें जीन्स की स्थिति के आधार पर पता चला। जीन्स किस प्रकार के हैं, जीन्स की स्थिति किस प्रकार की है, तब हमें पता चला। तो जीनोटाइप यहाँ पे दिखाता है कि जो जीन्स की स्थिति किस प्रकार की है और फिनोटाइप दिखाता है यहाँ पर कि फिजिकल अपीयरेंस जैसा आपको दिख रहा है उसके आधार पर आप यहाँ पर कैरेक्टर्स बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है यहाँ पे संकरण। अगर एक गुण को लेकर के यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्रॉस किया जा रहा है तो उसे मोनोहाइब्रिड कहते हैं। अगर दो गुणों को लेकर के यहाँ पे संकरण किया जा रहा है तो उसे डाईहाइब्रिड कहते हैं। अब संकरण क्या होता है या क्रॉस क्या होता है, क्रॉस को का मतलब आप समझिए। आप समझिए एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है जो कि कैसा है, टॉल है। ठीक है, एक पौधा है जो कैसा है, ड्वार्फ है। ठीक है, एक पौधा है जो टॉल है, एक पौधा है जो ड्वार्फ है। हमने क्या बोला है, हमने कहा ये टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कैरेक्टर यहाँ पे कितने हैं, कितने कैरेक्टर हैं, एक है या दो हैं, तो आपने कहा कैरेक्टर यहाँ पर एक ही है, दैट इज हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, एक कैरेक्टर है। अगर मैं कहूँ ट्रेट यहाँ पर एक है या दो है, आपने कहा दो ट्रेट हैं, क्योंकि एक लंबाई का ट्रेट है और एक बौनेपन का ट्रेट है। अब हमने इन दोनों के बीच में क्या करा दी है, पॉलिनेशन करा दी है। क्या होती है पॉलिनेशन, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। पॉलिनेशन में आपने कहा कि अगर यहाँ पर दोनों प्लांट कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, द्विलिंगी पौधे हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि दोनों में क्या होगा, पिस्टिल भी है, स्टेमन भी है। ठीक है, अब हमने एक पौधे को लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस पौधे को लिया और अगर इसके फ्लावर को हम देखें थोड़ा सा खोल करके, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पर इस पौधे को लिया
इस पौधे में सभी भाग हैं यहाँ पर फूल के, ठीक है। सेम ये जो पार्ट है, सेम पार्ट्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने का मतलब होता है पॉलिनेशन करानी है, ठीक है। पॉलिनेशन, अब हमने कहा कि सिर्फ इन दो के बीच में ही होना चाहिए, किसी और पौधे के बीच में यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं पॉलिनेशन की, क्या होती है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है, कहाँ से? पराग कण का स्थानांतरण पराग कोश से वर्तिकाग्र में होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्टेमन है, ये वाला पार्ट जो है वो पिस्टिल है, यानी कि इसे पुंकेसर कहते हैं, इसे स्त्री केसर कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। और क्योंकि अभी जो है, अभी हमारा जो टॉपिक है वो जेनेटिक का चल रहा है, तो रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसीलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा कि यहाँ से जो परागकण है, परागकण जो है वो पराग कोश से वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो क्या है, उसी फूल में भी यहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है। हमने कहा इस फूल का पॉलिनेशन इसमें भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, दोनों में हो सकता है। हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में क्या हो, यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर दोनों के गुण मिलेंगे और तब हमें यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा गुण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी एक पौधे से एक पार्ट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे हमने क्या कर दिया, स्टेमन को निकाल दिया है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पर इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसके तो दोनों ही पार्ट होंगे, यानी कि इसमें पिस्टिल भी है प्रकार से और इसमें स्टेमन भी है प्रकार से। अब इसमें हमने क्या कर दी कि किसी और के पॉलन ग्रेन यहाँ ना आए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी है, बैगिंग कर दी है, बैग से इसे कवर कर दिया है। जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, यानी कि मेल गैमेट बन जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इस बैग को रिमूव करेंगे, इन पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे और फिर से यहाँ पर हम रीबैगिंग कर देंगे, जिससे फिर से पॉलिनेशन ना हो। इससे क्या होगा, इससे क्योंकि यहाँ पर क्या है, फीमेल गैमेट है, ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, आगे क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। सीड को जब आप क्या करेंगे, बोएंगे, जब आपने क्या किया, सीड को बोया, तब आपके पास क्या बनेंगे, न्यू प्लांट, यानी कि नए पौधे बनेंगे। जब नए पौधे बनेंगे तब आप देखेंगे इन नए पौधों में पौधे लंबे थे या पौधे बौने थे, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि पौधे बौने थे या पौधे लंबे थे। इसको हम कहते हैं क्रॉस करना। तो जब भी मैं कहूँ कि हमने क्या किया है, एक टॉल प्लांट को, एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे से क्रॉस किया, इट मीन्स कि दोनों के बीच में पॉलिनेशन हुई है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है। इतनी बात को एक बार समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्या है। एक बार इस फिनोमिना को समझिए कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ। हमने यहाँ दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया है। कितने कैरेक्टर के बेसिस पे कराया है, एक कैरेक्टर लिया है, वो है प्लांट की हाइट। ध्यान देखिए, कैरेक्टर और ट्रेट अलग अलग हैं, ठीक है। कैरेक्टर एक है, ट्रेट दो है। अगर मैंने कहा कि मैंने दो कैरेक्टर को लिया, जैसे कि प्लांट की हाइट को भी ले दिया है और मैंने कहा कि उसके बाद बीज किस कलर के बनते हैं, और मैंने बीज के कलर को भी ले लिया है, ठीक है। जैसे ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। नहीं समझा है तो आगे जब हम लॉज पढ़ेंगे तब हम एक बार फिर से ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने कहा आपने क्रॉस कराया है प्लांट हाइट को लेकर के, जिसमें टॉल एंड ड्वार्फ इसके क्या आते हैं, दोनों ट्रेट आते हैं। ये क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर कितना है, यहाँ पे कैरेक्टर एक ही है और ट्रेट इसके कितने हैं, ट्रेट इसके दो हैं।
ठीक है। अगर मैं कहूँ, फिर से लेते हैं, ये तो कैरेक्टर 1 है। फिर मैंने कहा कि मैंने कैरेक्टर लिए हैं यहाँ पर कितने, 2 कैरेक्टर लिए हैं। एक मैंने कहा प्लांट हाइट, प्लांट हाइट लिया है, और प्लांट हाइट में आपने कहा टॉल है और ड्वार्फ है, जो कि आपने ऊपर देखा। मैंने कहा दूसरा कैरेक्टर हम साथ साथ में लेकर के चलेंगे, हम सीड का कलर भी ले रहे हैं, यानी कि जब मटर के पौधे में मटर के बीज बने, तो हमने कहा कि मटर के बीजों का कलर क्या था, तो हमने सीड कलर भी लिया है। और सीड कलर क्या था, या तो आपने कहा येलो कलर था सीड का, या तो आपने कहा ग्रीन कलर था सीड का। अगर हम एक कैरेक्टर को ले करके क्रॉस करा रहे हैं तो हम उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। अगर हम 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जा रहा है या एक कैरेक्टर को लेकर के 2 पौधों के बीच में पॉलिनेशन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड कहेंगे। अगर 2 कैरेक्टर को लेकर के 2 पौधों के बीच में क्रॉस किया जा रहा है तो उसे हम डाई हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। हमने बात की है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखा, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज अ साइंटिस्ट हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर एंड फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। आपने कहा ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स का फादर कहते हैं या अनुवांशिकी का पिता हम कहते हैं। मेंडल कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट ऑन टी प्लांट पाइसम सटाइपम। मेंडल ने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए, किस पे, मटर के पौधे पे किए, पाइसम सटाइपम पे किए, जो गार्डन पी आपका है, ठीक है। कब से कब तक, बिटवीन 1856 टू 1863, यानी कि 1856 से लेकर के 1863 तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। वो एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होते कि वो एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 1 साल, 2 साल का काम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी साल लग गए थे मेंडल को एक्सपेरिमेंट करते करते, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, ही स्टडीड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिडक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन। उन्होंने यहाँ पर स्टडी किया और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन सामने रखी। दस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लॉज है, उन्होंने 3 लॉज यहाँ पर दिए हैं। उन लॉ के क्या क्या नाम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। क्या क्या नाम है इन लॉज के, एक बार देख लीजिए। यह है प्रभाविता का नियम, यह है पृथक्करण का नियम, और यह है यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम यहाँ पर मेंडल ने दिए हैं। इसके अलावा मेंडल के काम को जो रिकॉग्निशन मिली, जो पहचान मिली, वो उनके डेथ के बाद मिली, क्योंकि जब उन्होंने अपने काम को, अपने लॉज को पब्लिश किया था, उस टाइम पर उनके लॉज को किसी ने माना नहीं था, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आया था। उसके काफी सारे रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि उन्होंने बायो में यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज किया था। सेकंड ये है कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो है, वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कम्युनिकेशन की, तो इतने अच्छे से वो वहाँ पर हर किसी तक अपने लॉस को नहीं पहुंचा पाए, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे आप कुछ भी अगर पब्लिश करते हैं तो आपका जो पब्लिशन है वो हर जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो पब्लिकेशन की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम थी, और उस टाइम पे बायो में जो मैथमेटिक्स का यूज है वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उस टाइम पे मेंडल्स के जो लॉ थे, मेंडल्स की जो थ्योरी थी, वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी।
मेंडल की डेथ के बाद जब उनके काम को रीडिस्कवर किया गया तब देखा गया कि उनके जो लॉ है वो एकदम सटीक बैठते हैं। ठीक है, आपने कहा दीज आर three Mendel's law of inheritance. The laws come into existence by the experiment on pea plants in a variety of differing traits. Mendel starts his research with monohybrid cross. यहाँ पे मेंडल ने जो अपना काम शुरू किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से यहाँ पर किया था। एक बार पढ़िए, मेंडल ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है और कौन कौन से लॉ दिए हैं, ये आपको दोनों चीजें नोट करनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया, उसके क्या रीजन थे। तो उसके कुछ रीजन हमारे पास आते हैं, जिनमें से एक रीजन तो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा और कौन से रीजन होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।